पटेल ट्यूटोरियल इज अ ब्रांड फॉर नाउ, हमारे लिए बहुत बड़ी संस्था है, और इसलिए भी क्योंकि हमारा रिजल्ट हमारी पहचान है। आप में से बहुत से लोग इस बात से वाकिफ हैं या नहीं, लेकिन मैं इस बात से भली भांति परिचित हूं कि अगर रिजल्ट चाहिए तो क्या करना होगा। एक बार तालियां बजाकर स्वागत कीजिए उनके लिए जिनका इंतजार आप भी कर रहे हैं और मैं भी कर रहा हूं। द वन एंड ओनली मेरे गुरुदेव, हम सबके मोस्ट 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 फेवरेट स्पीकर कहूं, आइडल कहूं, हीरो कहूं, क्या कहूं, जो कहूं कम है। एक बार जोरदार तालियां, आतिशी तालियां बजाकर आप वेलकम कीजिए अनिल दीक्षित सर, द ऑनरेबल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेंबर हैं और ऑनर मेंबर्स में से हैं, और हमारे पटेल सर, तिवारी सर, अभिजीत सर, विनोद राव सर के साथ साथ एक बहुत चहेता नाम है हमारे पटेल ट्यूटोरियल्स परिवार का। और ज्यादा कुछ नहीं, अभी जितनी बातचीत और हंसी मजाक मैंने कर ली, हो सकता है इसका डोज डबल हो जाए, क्योंकि वो खुद इतने मस्त मौला और इतने जेनरस, इतने लाइवली, इतना अच्छा लगता है उनसे वन टू वन करने में मुझे। एक तो हमने किया भी था वो ऐसे ही वाला, हमने एक लाइव शो भी किया था। कितने लोगों ने देखा था? नहीं देखा था ना? आज देखना, आज करेंगे। एक और रिक्वेस्ट है मेरी, बाकी सब चीज एक तरफ, सवाल जवाब करने के बारे में मैंने कुछ बोला था आप लोगों को, आप लोगों ने किया? तैयार रहिएगा सवाल वगैरह लेकर, क्योंकि थोड़ी देर बाद जब वन टू वन हम करेंगे, क्वेश्चन आंसर राउंड होगा हमारा, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड विथ योर क्वेश्चंस, राइट? So be ready with your questions. We'll give you the specific time to get connect with. And now this is the time to welcome the one and the only, our favorite and our dearest one. May I request Anil Dixit sir to join us here and give your kind blessingful words to all of us. तालियां थोड़ी बेहतर करें, ये हॉल हिल जाए, इतने जोरदार तालियां होने चाहिए। A very warm welcome to you sir, and सर मेरी बोलती बंद हो गई है। गुड मॉर्निंग। तो क्या क्या बताया मनु ने? तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज से नया बैच हमारे यहाँ शुरू हो रहा है, और बहुत सारे छात्रों के क्वेरीज आते थे अक्रॉस छत्तीसगढ़ की, सर हम पढ़ना चाहते हैं और हमारे पास जो है उतना सामर्थ्य नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने एक छात्रवृत्ति परीक्षा आयोजित किया। इसके पहले भी करते रहे हैं, और इस छात्रवृत्ति परीक्षा को जैसे 1 जून को हमने आयोजित करवाया, 4 जून को उसका परिणाम आया। बहुत सारे छात्रों ने उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, और अब वो बैच जो है आपका कल से प्रॉपर सिलेबस वाइज जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो उसी के लिए आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए कि ऐसे बच्चों को जिन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, उसमें उनके प्रदर्शन को, उनके प्रतिभा को चिन्हांकित किया जाए और उनको प्रशस्ति पत्र दे करके उनका सम्मान भी किया जाएगा। तो उस चीज़ के लिए हम लोग इकट्ठा हुए। इसके साथ ही जब हम प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं, कंपटीशन के फील्ड में जब हम उतरते हैं, तो बहुत सारे हमारे प्रश्न होते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें लगती हैं कि किस तरीके से तैयारी करेंगे, क्या अप्रोच करेंगे। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसके लिए एक करियर मार्गदर्शन प्रोग्राम रखा जाए, जिसमें आप जो चाहते हैं, जिस प्रकार से चाहते हैं, उन सारी चीज़ों को एड्रेस किया जाए, आपके जो भी क्वेश्चंस हो उसके बेसिस पर। तो इसी वजह से आज ये प्रोग्राम जो है हमने किया है, और मैं चाहूँगा कि मैं कुछ बताऊं आपको पहले, उससे पहले आप सब ये बताएं माइक लेकर के कि आप क्या पूछना चाहते हैं, आपके मन में प्रश्न क्या है। रायपुर में जो बैठे हैं वो भी बच्चे, ताकि मुझे वो दायरा मिले कि मुझे किस तरीके से बताना है। देखें, कंपटीशन एक बहुत ब्रॉड फील्ड है ना, इसका ओर छोर नहीं है, और कंपटीशन भी बहुत प्रकार के होते हैं। आपकी सोच क्या है, आप क्या चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, तो आपके जब प्रश्न आएंगे तो उसके बेसिस पर हम हर चीजों को बता पाएंगे कि
किस रास्ते आपको चलना है। तो मैं चाहूंगा कि पहले आप सब बताएं, आपके मन में जो भी प्रश्न हो, चाहे पीएससी को लेकर के, यूपीएससी को लेकर के, व्यापम को लेकर के, वनडे एग्जाम को लेकर के क्या अप्रोच होना चाहिए, या क्या कोई और भी करियर एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें, जो आप प्रश्न पूछना चाहें आप बताएं। उसके बाद फिर हम उन्हीं चीजों पर चर्चा करेंगे और उस हिसाब से फिर इस इंडक्शन प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। तो पूछें, आपके मन में जो भी प्रश्न हो। रायपुर में कोई प्रश्न ही नहीं है। पूछे, कोई भी प्रश्न हो तो। रायपुर। अच्छा, इसमें आज फर्स्ट टाइम बैठने वाले बच्चे कितने हैं? फर्स्ट टाइम एकदम हाथ खड़े करें, रेज योर हैंड। ठीक, तो आपके अंदर जो प्रश्न हो, ठीक है, जो पहली बार बैठे हैं उसको पूछो बेटा। देखो, ये अगर आप सोचते हैं कि हमारे हिस्से का प्रश्न कोई और पूछेगा तो वो अपने हिसाब का ही पूछेगा, आपका चीज नहीं पूछ सकता वो, ठीक है। हाँ, रायपुर से शायद एक क्वेश्चन। हेलो हाँ बोलिए। हाँ हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे इस फील्ड में ना सिलेबस ब्रॉड है इसका, और इसमें मेंटल प्रेशर सर ज़्यादा हो जाता है, हम इसको मेंटेन कैसे करें? हाँ, सिलेबस और मेंटल प्रेशर को लेकर प्रश्न पूछो। ठीक, मैं बताता हूँ, आंसर करता हूँ। और गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम भावना रातड़े है, मैं फॉरेस्ट्री फील्ड से हूँ। मैं इस फील्ड में और आगे क्या क्या कर सकती हूँ, लाइक पीएससी के अलावा? गुड बेट। और कोई क्वेश्चन? हाँ सर, जैसे कि अभी सुन रहे हैं सीजीपीएससी टेंस टू यूपीएससी, तो हमें तैयारी में और क्या क्या ऐड करना चाहिए जो सीजीपीएससी के बदलते पैटर्न को अच्छे से कर सकें उसको? मतलब सर सीजीपीएससी जैसे ऐसे सुनते हैं कि सीजीपीएससी ताकि यूपीएससी भी हम कर सकें, ऐसा? हाँ वो भी, और सीजीपीएससी जैसे अभी क्वेश्चन उसका पैटर्न चेंज हुआ है, तो सीजीपीएससी को ही कैसे अच्छे से कर सकें? ठीक, समझिए। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम हेम कुमार बंजारे है सर, मैं कवर्धा से आया हूँ सर। सर मेरा क्वेश्चन है कि कई बार ऐसे होता है सर कि हम लोग तैयारी तो करते हैं, तैयारी के दरमियान हमको सिलेबस का पता नहीं रहता है या उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रहता है और हम उसको नज़रअंदाज करते हुए अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहते हैं सर। तो उस दरमियान सर हमको पता ये नहीं रहता कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। तो सर मेरा सवाल ये है कि हम उसको अपने सिलेबस को ध्यान में रखते हुए और करियर गाइडेंस जैसे कि सर आज एक सेमिनार के माध्यम से एक बहुत ही बड़ा अच्छा आप लोगों के माध्यम से एक पहल प्रोग्राम चलाया जा रहा है, अच्छा भी लगा सर। तो इसमें मैं भी शामिल हुआ हूँ सर। मेरा एक क्वेश्चन है कि इसको हम और आगे से कैसे कर सकते हैं आप लोगों के माध्यम से सर? तैयारी कैसे करें, हाँ, ऐसा मुझे माइक देना बेटा। प्रणाम सर, मैं जहांगीर से आया हूँ सर। मैं ये बोल रहा था कि ब्यूरोक्रेट जो बनते हैं हम लोग, तो उनका व्यक्तित्व में कैसे, मतलब व्यक्तित्व कैसे आता है उनका, अच्छा व्यक्तित्व? जैसे हम तैयारी करते रहते हैं तो उनमें जो उनका जो क्षमता होता है डिसीजन लेने का या कुछ भी, बहुत सारी चीज़ें होती है, वो कैसे आता है हमारे व्यक्तित्व में भी? ठीक। जी सर नमस्ते सर, सीजीपीएससी का तैयारी करके कौन कौन से एग्जाम को निकाल सकते हैं? सेम क्वेश्चन था। ठीक। और रायपुर से जो पूछ रहे थे क्वेश्चन, जो नीचे बैठे हैं वो भी पूछ सकते हैं। राहुल, इसको हटाना बेटा, बोर्ड देना, व्हाइट बोर्ड। आ रहे। गुड मॉर्निंग सर, प्रणाम। मेरा नाम श्राविका गुप्ता है। मैं ये पूछना चाहती थी कि पीएससी के साथ क्या यूपीएससी कर सकते हैं? हमने सुना है कि दोनों को करना पॉसिबल नहीं होता है, तो क्या उसको एक साथ मैनेज किया जा सकता है कि दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा? ठीक, चलो ठीक। कुछ और क्वेश्चन था कहीं? इधर ले आना। हाँ हेलो सर, प्रणाम। हाँ, खुश रहो बेटा, बताओ। इधर सर, इधर। हाँ हाँ, ऐसा बोला ना, बिलासपुर से सर। हाँ बिलासपुर से। हाँ, मैं रायपुर में ढूंढ रहा हूँ। सर पीएससी के साथ साथ नेशनल लेवल के एग्जाम की तैयारी भी कैसे कर सकते हैं, जैसे एनटीपीसी, एनएमडीसी, ये सब के बारे में भी? मैं बताता हूँ। प्रणाम सर, मेरा नाम रुद्रानी सिन्हा है सर। जैसे मैं बीएससी फाइनल कंप्लीट है मेरा, तो हम मेडिकल फील्ड के कौन कौन से एग्जाम में अपियर हो सकते हैं? बीएससी फाइनल है? बीएससी फाइनल। बीएससी फाइनल। बीएससी फाइनल ना? हाँ सर। हाँ, सब्जेक्ट क्या है उसमें?
बायो बायो सर। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। सर अभी जैसे मैं बोलती हूँ कि पीएससी का तैयारी करूँ करके फिर साल भर में मेरे को निकालना है कैसे भी करके, तो लोग बोलते हैं नहीं हो पाता है, 3 या 4 साल लगता ही है उसको पढ़ने में करके, और किसी के मुंह से वही सुनने को मिलता है, तो कैसे पढ़े कि निकल जाए। हो गया, और किसी को चाहिए? उधर माइक चाहिए। हेलो सर। हम्म सर मेरा ये सवाल है कि पीएससी में ना सारा सब्जेक्ट मतलब हो जाता है, बट पर्टिकुलर कोई एक सब्जेक्ट ज़्यादा टफ लगे तो उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? गुड मॉर्निंग सर, विवेक दिस साइड। सर मेरा प्रश्न था कि एक शब्द होता है मोटिवेशन, एक होता है डिसिप्लिन, तो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए दोनों में से किसे चुनें, और अगर हम डिसिप्लिन रहना चाहते हैं तो उसे कैसे मेंटेन करके रखें जब तक हम कोई एक पोस्ट ना ले तब तक? गुड क्वेश्चन। हो गया। रायपुर वाले क्वेश्चन है कुछ? जो नीचे बैठे हैं वो। गुड मॉर्निंग सर। सर 12th पास आउट करके क्या सीजीपीएससी का तैयारी कर सकते हैं हम? क्या पास आउट करके? 12th पास आउट करके आए हैं, तो कैसे उसका प्रिपरेशन करें सर? और जैसे कि हम लोग सीजीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके साथ क्या हमारा व्यापम और एसएससी का भी सब्जेक्ट कवर हो सकता है क्या सर? ठीक। करिए, कनेक्ट करिए जल्दी। देखो बेटा, कोशिश करते हैं कि आप तैयारी जो भी करें लाइफ में, लेकिन आज की क्लास आपके जीवन में एक बहुत निर्णायक सिद्ध हो, और कोशिश करूंगा चाहे जितना भी टाइम लग जाए आप सबके सभी प्रश्नों का जवाब देने का। और उम्मीद करता हूं कि अगर आप उस चीज को फॉलो करेंगे जो मैं अभी बताने वाला हूं आपको क्लास में, तो नो डाउट, ऐसा तो नहीं बोलता कि सफल हो ही जाएंगे, लेकिन हाँ सफलता जरूर मिलेगी, आज नहीं तो कल। ठीक है, चल रायपुर कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे कनेक्ट हो जाता है तो क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन उसके पहले मैं कुछ बताना शुरू करता हूं। देखिए, सबसे पहले एक तो है बेटा कि लाइफ में पहले ये क्लियर हो कि हमें गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है या प्राइवेट सेक्टर में जाना है। अब अगर प्राइवेट सेक्टर में जाना है आपको, यानी आप अपना कोई बिजनेस करना चाहते हैं, अपना कोई स्टार्टअप ओपन करना चाहते हैं, तो वहां पर आपके पास स्किल होना बहुत जरूरी है। उसके लिए अलग से आपको प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास स्किल है ना, आपके पास मैन पावर है और इन्वेस्टमेंट है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन मैं मान के चलता हूं कि ये जो हम लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं, हम सब बिजनेस और प्राइवेट सेक्टर को छोड़ करके हम गवर्नमेंट सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो उसी गवर्नमेंट सेक्टर में जो हम करियर बनाना चाहते हैं, उसको लेकर के मैं शुरुआत करता हूं। ध्यान दीजिएगा, जैसे जो नौकरी है, जिसको जॉब या सर्विस कहा जाता है, जो सेवा कहते हैं हम, तो नौकरी या सर्विसेज जो है, हम बात कर रहे हैं सरकारी नौकरियों की, गवर्नमेंट जॉब्स की, गवर्नमेंट सर्विसेज की। अगर हम सरकारी नौकरियों की बात करें, गवर्नमेंट सर्विसेज की बात करें, तो गवर्नमेंट सर्विसेज बेसिकली 2 प्रकार की होती है। एक होती है आपका डिफेंस सर्विसेज, रक्षा सेवा बोलते हैं, और एक होती है आपका सिविल सर्विसेज, नागरिक सेवा कहा जाता है उसको। तो जो भी सरकारी नौकरी है, वॉट एवर द गवर्नमेंट जॉब्स आर, इट कैन बी कैटेगराइज्ड इन ईदर डिफेंस सर्विसेज और इन द सिविल सर्विसेज। यही 2 प्रकार के होंगे। यदि आप आर्मी में जाते हैं, एयरफोर्स में जाते हैं या नेवी में जाते हैं, आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी, दीज आर द 3 मिलिट्रीज। ये 3 भारत की सेनाएं हैं, थल सेना, जल सेना, वायु सेना। अगर आप तीनों सेनाओं में जाना चाहते हैं किसी भी रैंक पर, है ना, या तो आप सोल्जर पर जाएं या सीधे फ्लाइट लेफ्टिनेंट, एनडीए, सीडीएस क्वालिफाई करके जाएं। अगर आप आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में जा रहे हैं, किसी भी रैंक पर जा रहे हैं, तो वो डिफेंस सर्विसेज, वो रक्षा सेवा है। इनको छोड़ करके रेस्ट ऑफ द सर्विसेज, भारत में जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं, वो सब सिविल सेवा है। ऑल द सर्विसेज आर सिविल सर्विसेज एक्सेप्ट द services belongs to army, air force and navy. All the services are civil services. समझ में आई मेरी बात?
एक चीज देखें बेटा, आप आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में भर्ती के लिए तो यहां नहीं आए हैं, इसका मतलब आप डिफेंस सर्विसेज के लिए यहां नहीं है। यू केम हियर फॉर द सिविल सर्विसेज, आप सिविल सेवा के लिए आए। अब देखें बेटा, जैसे सिविल सेवा की बात करेंगे हम, सिविल सर्विसेज की या नागरिक सेवा जिसको कहते हैं, तो नागरिक सेवा को हमारे देश में 3 हिस्सों में बांटा गया है। द सिविल सर्विसेज फर्दर कैटेगराइज्ड इन 3 कैटेगरीज, 3 हिस्सों में बांटा गया। अब क्यों बांटा गया इसको समझिए। जैसा कि आप जानते हैं कि स्वतंत्रता के पहले हम सब ब्रिटिशर्स के अधीन थे, है ना, वी वेर द कॉलोनीज ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन के गुलाम थे। और उसके बाद हम स्वतंत्र हुए। जब हम स्वतंत्र हुए तो हमको हमारा एक देश में शासन व्यवस्था को स्थापित करना था कि देश कैसे चलेगा, हाउ द नेशन शैल बी गवर्न, शासन व्यवस्था कैसे होगी। समस्याएं 2 थी हमारे पास। समस्या यह थी कि भारत का क्षेत्रफल बहुत बड़ा था। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री एज फार एज द एरिया इज कंसर्न। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश अगर हम क्षेत्रफल के आधार पर लेते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम वॉज इट्स पॉपुलेशन। वी वेर हायर इन पॉपुलेशन, इवन एट प्रेजेंट वी आर हाई इन पॉपुलेशन। जनसंख्या हमारी बहुत ज्यादा थी। और उसमें भी बड़ी समस्या यह थी कि जनसंख्या ज्यादा होने के साथ साथ विविधताएं ज्यादा थी, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा था। चाहे वो कल्चरल डाइवर्सिटी ले लें, सांस्कृतिक भिन्नताएं, या आप उसी में रिलीजियस डाइवर्सिटी ले लें, धर्म अलग अलग प्रकार के। विश्व में 8 प्रमुख धर्म हैं और भारत में वो 8 धर्म पाए जाते हैं। 8 धर्म के फॉलोअर्स हैं मतलब। इसके अलावा किसी देश में एक भाषा बोलते हैं, 2 भाषा बोलते हैं। और आप ये जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि भारत में ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड, सरकारी तौर पर चिन्हित 1652 भाषाएं बोली जाती हैं। तो जब हमको देश में शासन व्यवस्था को चुनना था तो हमारे पास समस्या थी कि एक बड़ा क्षेत्रफल था, जनसंख्या ज्यादा थी, लोग अलग अलग प्रकार के थे, अलग अलग भाषाएं थीं। जब इतना बड़ा देश होगा, इतनी भिन्नताएं होंगी, तो एक सरकार पूरा देश चला सकती है क्या? इसलिए हमने तय किया कि एक तो देश की सरकार होगी जो पूरे देश पर कंट्रोल करेगी, और देश को प्रशासन के लिए छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाएगा, उसको राज्य कहा जाएगा। इस तरीके से हमने 2 लेवल पर सरकार लिया। एक आपका केंद्र के स्तर पर, हाँ पूछो। एक केंद्र के स्तर पर और एक राज्य के स्तर पर। जब सरकार 2 स्तर पर है तो सरकारी नौकरियां भी 2 प्रकार की होंगी कम से कम। इसलिए 3 प्रकार की सिविल सेवाओं में एक होती है आपका केंद्रीय सिविल सेवा, सेंट्रल सिविल सर्विसेज, एक होती है आपका राज्य सिविल सेवा। समझ गए? अब एक और स्थिति समझना बेटा, आप जानते हो ना जानते हो इसको समझिएगा कि जब अंग्रेजों के हम गुलाम थे तो उस समय भारत में देसी रियासतें बहुत ज्यादा थी। देसी रियासतें मतलब भारत के वे क्षेत्र जहां पर राजाओं का शासन चलता था, राजा लोग शासन करते थे। और ये देसी रियासतें जब हम स्वतंत्र हो गए तो ये हमारे देश में मिलने को तैयार नहीं थी, मिलना नहीं चाहती थी। अगर ये नहीं मिलती तो हमारा देश नहीं बनता। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बहुत मेहनत मशक्कत करके इन सभी देशी रियासतों को भारत में शामिल कर लिया, और यही देशी रियासतें राज्य बन गई। अब बहुत सारी देशी रियासतें अब राज्य हैं। अब अगर ये देशी रियासतें जो हैं, मतलब जो राज्य बन गए, अगर हम इनको पूरी खुली छूट दे देते तो देश से अलग भी हो सकते थे, हो सकते थे। कर क्या रहे हो रे? अब अगर पूरी खुली छूट दे देते हम
फिर ये राज्य केंद्र की बात ही नहीं मानते। इसलिए जैसे देश की सरकारी नौकरी होगी और एक राज्य की सरकारी नौकरी होगी, लेकिन एक ऐसी नौकरी चाहिए थी जो रहे केंद्र की लेकिन कंट्रोल करे राज्य को। और ऐसी नौकरी का कॉन्सेप्ट लाया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, जो केंद्र के द्वारा नियुक्त होंगे लेकिन राज्य को कंट्रोल करेंगे, बॉस वही रहेंगे। और ऐसी नौकरियों को कहा गया अखिल भारतीय सेवा, ऑल इंडिया सर्विसेज। तो हमारे देश में जो तीसरी प्रकार की जो नौकरी है वो है आपका अखिल भारतीय सेवा या ऑल इंडिया सर्विसेज बोलते हैं इसको। इसका मतलब आज हमारे देश में 3 प्रकार की नौकरियां हैं: सेंट्रल सिविल सर्विसेज, केंद्रीय सिविल सेवा, स्टेट सिविल सर्विसेज, राज्य सिविल सेवा, और आपका अखिल भारतीय सेवा, ऑल इंडिया सर्विसेज। अब देखो बेटे, केंद्रीय सिविल सेवा क्या होती है? याद रखें कि ऐसी सिविल सेवा जिसमें नियुक्ति, अपॉइंटमेंट केंद्र सरकार करे और कार्य भी केंद्र सरकार के लिए करना हो तो उसे सेंट्रल सिविल सर्विसेज कहते हैं, केंद्रीय सेवा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इजीली आप समझ जाएंगे, रेलवे। रेलवे में नियुक्ति भी केंद्र सरकार करती है, रेल मंत्रालय, और काम भी आपको रेल के लिए ही करना है, मतलब केंद्र के लिए, तो वो सेंट्रल सिविल सर्विसेज है। याद रखेंगे वर्तमान में हमारे देश में कुल 68 प्रकार की नौकरियां हैं, 68 टाइप्स की नौकरी। जैसे मैंने रेलवे बताया, वैसी डाक विभाग है, वैसी जीएसटी है ना। देयर आर 68 सर्विसेज बिलोंग्स टू द सेंट्रल सिविल सर्विसेज। ये केंद्रीय सिविल सेवा होती है। 68 प्रकार की नौकरियां। राज्य सिविल सेवा मतलब वह नौकरी जिसमें नियुक्ति राज्य सरकार करेगी, ठीक, और कार्य भी आपको आजीवन राज्य सरकार के लिए ही करना होगा, राज्य के बाहर आपको जाने की जरूरत नहीं है। उसे स्टेट सिविल सर्विसेज कहते हैं। जैसे अभी आप देखें पुलिस की जो भर्ती होगी ये राज्य सिविल सेवा के अंतर्गत होगी, है ना। जैसे डिप्टी कलेक्टर हो गया, राजस्व विभाग हो गया, ये राज्य सिविल सेवा हो गया। अभी कल ही एग्जाम हुआ है, देखिए एडीईओ का, ये सब क्या हो गया आपका सिविल सर्विसेज है राज्य के। मेरी बात समझ में? अब देखो बेटा, केंद्रीय सिविल सेवा जो है ये क्लास 1 से क्लास 4 तक हो सकती है। क्लास 4 जैसे रेलवे में प्यून वगैरह हो गए, क्लास 1 जैसे रेलवे में डीआरएम वगैरह हो गए। तो जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज है क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। जैसे आप कोई भी क्लरिकल जॉब में जाएंगे, इंस्पेक्टर रैंक के जॉब में जाएंगे तो इंस्पेक्टर रैंक तक हो जाता है आपका क्लास 3। प्यून लेवल पर जाएंगे तो क्लास 4 हो गया, ठीक है ना। तो क्लास 1 से क्लास 4 हो सकती है। जो राज्य सिविल सेवा होती है वो क्लास 2 से क्लास 4 हो सकती है। राज्य सिविल सेवा में कभी भी क्लास 1 पर भर्ती नहीं होती, वो क्लास 2 से क्लास 4 होता है। प्रमोट होकर के भले वो आगे चल के क्लास 1 हो जाएगा, लेकिन राज्य सिविल सर्विसेज जो होती हैं वो क्लास 2 से क्लास 4 होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखें, जैसे डिप्टी कलेक्टर राज्य सिविल सेवा का सबसे बड़ा पद होता है, ठीक है ना। डिप्टी कलेक्टर जो है वो राज्य सिविल सेवा का सबसे बड़ा पद होगा। अब अखिल भारतीय सेवाएं क्या है? देखें, ऐसी सेवा जिसमें नियुक्ति अगर देखें, अपॉइंटमेंट, ऐसी सिविल सेवा जिसमें नियुक्ति केंद्र सरकार करती है लेकिन कार्य करना पड़ता है राज्य के कैडर में। कैडर बोलते हैं मतलब जैसे नियुक्ति होगी तो राज्य दे दिया जाएगा कि आप रिटायरमेंट तक इसी राज्य में रहोगे, तो उसको कैडर्स कहा जाता है। तो काम ये राज्य के कैडर में करते हैं। ऐसी नौकरियों को कहा जाता है अखिल भारतीय सेवा। और याद रखेंगे ऑल इंडिया सर्विसेज जो है ये हमेशा क्लास 1 होंगे। और वर्तमान में हमारे देश में केवल 3 ही नौकरियां हैं जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। एक है आपका आईएएस, दूसरा है आईपीएस और तीसरा है आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। ये 3 प्रकार की नौकरियां ही ऑल इंडिया सर्विसेज। यहां तक समझ में आया? अब देखें बेटा, जो केंद्रीय सिविल सेवा है,
इसमें क्लास 1 से क्लास 2 तक केंद्रीय सिविल सेवा, और जो ऑल इंडिया सर्विसेज है, अखिल भारतीय सेवा, यानी आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, इन सब के लिए भर्ती परीक्षा यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। जो सेंट्रल सर्विसेज होंगे क्लास 1 और क्लास 2 के, और जो ऑल इंडिया सर्विसेज जो होंगे तीनों, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, इनके लिए एग्जामिनेशन जो है वो यूपीएससी कंडक्ट करवाएगी। ठीक, और यूपीएससी इसे हर साल कंडक्ट करवाती है और उसका नाम होता है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, सीएसई। ये हर साल कंडक्ट करवाया जाता है। मेरी बात समझ में आई? सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इसको कहा जाता है। इसके अलावा जो भी सिविल मतलब सेंट्रल सिविल सर्विसेज में क्लास 3 टू क्लास 4 की जो नौकरियां होती हैं, उन्हें या तो एसएससी या फिर वो डिपार्टमेंट जिस विभाग का है वो कंडक्ट करवाता है। जैसे जीएसटी इंस्पेक्टर हो गया, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, ये सब के लिए एग्जाम जो है आपका एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्ट करवाती है। वहीं जैसे रेलवेज हो गया तो रेलवे अपना एग्जाम खुद लेती है, उसका अपना आरआरबी होता है। जैसे अभी किसी ने पूछा था एनटीपीसी की जो भर्ती होती है ना, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी बोला जाता है। ठीक है, तो ये सब एग्जाम जो होते हैं एसएससी और वो विभाग स्वयं जो है कंडक्ट करवाते हैं। समझ में आया सेंट्रल सिविल सर्विसेज के बारे में? इसके बाद अगर हम राज्य सिविल सेवा देखते हैं तो राज्य सिविल सेवा में क्लास 2 एंड क्लास 3 का जो एग्जाम होता है वो कंडक्ट करवाती आपका पीएससी, स्टेट पीएससी। ठीक है ना? जो क्लास 2 क्लास 3 के जो एग्जाम होंगे उसको स्टेट पीएससी कंडक्ट करवाती है, और कुछ क्लास 3 के एग्जाम और क्लास 4 के एग्जाम जो है वो व्यापम कंडक्ट करवाती है ना। कुछ क्लास 3, जैसे कल एडीओ का परीक्षा हुआ वो भी क्लास 3 है, लेकिन वो पीएससी से नहीं हुआ, वो व्यापम से हुआ। ठीक है, कुछ क्लास 4 के एग्जाम, जैसे अभी हॉस्टल वार्डन का एग्जाम हुआ था, वो क्लास 4 है, लेकिन वो एग्जाम आपका व्यापम ने कंडक्ट करवाया। तो इस तरीके से ये सारे एग्जाम, ये सारे जो आपके सामने ऑप्शंस हैं वो है। इसका मतलब इतना देखने के बाद हमको समझ में आया कि 4 एजेंसी महत्वपूर्ण है। एक यूपीएससी, एक हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो सीजीपीएससी, ठीक, और एक छत्तीसगढ़ का व्यापम। ठीक है, और अगर सेंट्रल में जाकर के देखेंगे तो एक आपका एसएससी। ठीक है, सेंट्रल में जाकर के देखेंगे तो एसएससी हो जाएगा। ठीक, अब एक चीज ध्यान देना है बेटा, अगर आप छत्तीसगढ़ पीएससी की तैयारी करते हैं तो छत्तीसगढ़ का व्यापम आपसे अपने आप कवर हो जाएगा। अगर आप पीएससी की तैयारी करते हैं तो आपको व्यापम की अलग से तैयारी करने की आवश्यकता महसूस नहीं होगी, बल्कि आप इसमें और डेप्थ लेवल में पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं सीजीपीएससी की तैयारी करके यूपीएससी को पढ़ लेने का, तो यह संभव नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ पीएससी का दो कारण है इसके पीछे जो मैं आपको बता रहा हूं। पहली बात, छत्तीसगढ़ पीएससी और यूपीएससी के सिलेबस में अलाइनमेंट नहीं है। छत्तीसगढ़ पीएससी का सिलेबस और यूपीएससी का सिलेबस दोनों एक नहीं है, अलग अलग है। सुनने में एक लगता है कि यूपीएससी में भी जीएस पूछता है, सी सेट पूछता है, यहां पर भी जीएस पूछेगा, सी सेट पूछेगा, तो ये तो प्री में थोड़ा बहुत अलाइनमेंट दिखाई देता है, लेकिन मेंस में अलाइनमेंट नहीं है। जिस एग्जाम को क्वालिफाई करके आपका मतलब मेंस को आप देंगे तभी आपका सिलेक्शन है, तो मेंस में अलाइनमेंट नहीं है, इसलिए पीएससी की तैयारी करके आप यूपीएससी कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। समझ गए? सीजीपीएससी की अगर आप तैयारी करते हैं तो आप सीजीपीएससी के साथ व्यापम को लेकर के चल सकते हैं। अब जब बात एसएससी की करते हैं तो एसएससी कंप्लीट डिफरेंट सिनारियो हो जाता है बेटा। एसएससी के साथ आप रेलवे को साथ में लेकर के चल सकते हैं। एसएससी में
मैथ्स भी उतना ही स्ट्रांग होना चाहिए, रीजनिंग भी उतना ही स्ट्रांग होना चाहिए, जीएस भी उतना ही स्ट्रांग होना चाहिए, लैंग्वेज भी उतना ही स्ट्रांग होना चाहिए। एसएससी में 200 क्वेश्चन अगर पूछे जा रहे हैं तो 50-50 क्वेश्चन के 4 सेक्शन होते हैं। एक में इंडियन जीएस होता है कंप्लीट, एक में आपका मैथ्स होता है, एक में रीजनिंग होता है और एक में इंग्लिश लैंग्वेज होता है। वहां पर अगर आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप मैथ्स भी पढ़ेंगे, रीजनिंग भी पढ़ेंगे, लैंग्वेज भी पढ़ेंगे और जीएस भी पढ़ेंगे। लेकिन पीएससी में हम जो तैयारी करते हैं वो डीप में जाकर करते हैं, हमारे पास समय ज्यादा होता है। एसएससी की तैयारी करने के दौरान आपके पास आंसर करने के लिए क्वेश्चन का समय बहुत कम होता है, तो वहां पर कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, जबकि पीएससी की तैयारी करने में कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। यहां पर आप थोड़े धीरे भी हैं तो काम चल जाएगा, लेकिन एसएससी में वो कवर नहीं होगा। समझ गए? और सबसे सही यह है कि पहले हम अपने स्टेट के कंपटीशन को फाइट करें। आप समझे बेटा, अगर हम छत्तीसगढ़ पीएससी की तैयारी करते हैं और व्यापम की तैयारी करते हैं तो हम अपने राज्य के लोगों से कॉम्पीट कर रहे हैं, लेकिन अगर हम यूपीएससी और एसएससी कर रहे हैं तो हम पूरे भारत के लोगों से कॉम्पीट कर रहे हैं। तो स्टेट कंपटीशन को फाइट करना शुरुआती दौर में ज्यादा आसान है। और यहां से हमेशा यह कहा जाता है अगर आपको बहुत बड़ी सफलता हासिल करनी है तो छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए। सीजीपीएससी से डिप्टी कलेक्टर बन जाना अगर आप संतुष्ट हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप संतुष्ट नहीं है तो यहां से सफल होकर के भी आगे जाकर के आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन एक टारगेट को पहले, दुनिया जिस भेड़ चाल में चल रही है हम भी उसी भेड़ चाल में चले कि नहीं मैं जाकर के पहले यूपीएससी की तैयारी करूंगा, तो वो ठीक है, अच्छा साउंड करता है, बट अगर आप स्टेट में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो तो आप बताओ नेशन वाइड कैसे आप क्वालिफाई करोगे, जहां कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़े। मेरी बात समझ में आई? तो इस तरीके से आपको स्टेट पीएससी, अगर आप सीजीपीएससी की तैयारी करते हैं तो सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। क्या मेरी बात समझ में आई? अब देखो बेटा, तो क्योंकि हम इकट्ठा ही छत्तीसगढ़ पीएससी के लिए हुए हैं, तो जैसे अगर हम सीजीपीएससी की बात करते हैं ना, छत्तीसगढ़ पीएससी की बात करते हैं, तो जो पीएससी जो सिविल सर्विसेज कंडक्ट करवाती है ना, पीएससी जो कंडक्ट करवाएगी उसे कहेंगे हम राज्य सिविल सेवा, राज्य सिविल सेवा परीक्षा कहते हैं, स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। अब जिस वर्ष की परीक्षा रहेगी वो वर्ष सामने लग जाएगा, राज्य सिविल सेवा परीक्षा 2025, 2026 ऐसे। ये जो पीएससी जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है वो बेसिकली 2 चरणों में आयोजित होता है बेटा, 2 स्टेज है उसके। एक को कहते हैं प्रारंभिक परीक्षा, है ना, एक को कहेंगे प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स, और एक को कहते हैं हम मुख्य परीक्षा या मेंस एग्जामिनेशन। मुख्य परीक्षा 2 हिस्सों में बटी रहती है, एक आपका लिखित परीक्षा रिटन एग्जामिनेशन, और एक होता है आपका साक्षात्कार इंटरव्यू। समझ गया? अब देखो बेटा, पहले 1987 के पहले तक प्रारंभिक परीक्षा नहीं होती थी सिविल सर्विसेज में, तो कोई भी बैठ जाता था, भीड़ बैठ जाती थी, तो इससे ऐसा लगने लगा कि जो सिविल सेवा इतनी महत्वपूर्ण परीक्षा है उसमें गंभीरता, सिंसियरिटी नहीं आ रही। इसलिए फिर 1987 में एसके मिश्रा कमेटी का गठन किया गया, एसके मिश्रा समिति का। इस समिति ने अपनी सिफारिश में कहा कि सिविल सेवा में गंभीरता लाने के लिए प्रारंभिक परीक्षा को जोड़ देना चाहिए, स्क्रीनिंग टेस्ट। और प्रारंभिक परीक्षा को जोड़ने का मतलब यह है कि जो गंभीर नहीं है छात्र अपने तैयारी को लेकर के, उनको बाहर कर दिया जाए पहले ही। तो प्रीलिम्स इज जस्ट अ टेस्ट ऑफ योर सिंसियरिटी, कि आप सिंसियर हैं कि नहीं। थोड़ी सी अगर आप सिंसियरिटी दिखाएंगे, क्लास में अपने आसपास की चीजों को ध्यान देंगे, तो प्रीलिम्स निकल जाएगा। ठीक?
तो प्रारंभिक परीक्षा को जोड़ा गया, और प्रारंभिक परीक्षा जो है ये आपका वस्तुनिष्ठ टाइप का होता है, मतलब इसमें एमसीक्यूज होते हैं, 4 ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें से एक ऑप्शन को आपको चुनना होता है। समझ गए? प्रारंभिक परीक्षा केवल इसलिए ली जाती है ताकि मुख्य परीक्षा में जो कौन बैठ सकता है उसका चयन किया जा सके। प्रारंभिक परीक्षा से आपको कौन सा पद मिलेगा यह डिसाइड नहीं होता। अच्छा, प्रारंभिक परीक्षा की बात की जाए तो प्रारंभिक परीक्षा में छत्तीसगढ़ पीएससी में 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 जिसको जीएस कहा जाता है, और पेपर 2 जिसको सी सेट कहा जाता है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। जीएस और सी सेट होगा, ठीक। पेपर 1 जो है ये आपका 200 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन पर 2 नंबर होगा, 200 नंबर का ये होगा। और सी सेट जो होगा ये भी 200 नंबर का होता है, ठीक है। 100 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 2 नंबर का, तो इस तरीके से सी सेट भी 200 नंबर का होगा। लेकिन याद रखें, सी सेट जो है ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब इसको पास करना है बस आपको, इससे मेरिट नहीं बनेगी। पास कर लेंगे तो फर्स्ट पेपर चेक होगा, और पास करने के लिए अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो 33%, यानी 200 में 66 अंक अगर आप लाएंगे तो पास होंगे, और अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो 23%, यानी 46 नंबर लाएंगे, वो पासिंग मार्क है। पास हो जाएंगे तब फर्स्ट पेपर चेक होगा, और फर्स्ट पेपर के आधार पर मेरिट तैयार होगी, ठीक है। 200 नंबर में से किसने ज्यादा नंबर लाया है उसके आधार पर मेरिट तैयार होगी। अब प्रश्न उठता है कि मेरिट क्यों तैयार करते हैं? तो देखें, मेरिट इसलिए तैयार करते हैं कि जो मुख्य परीक्षा की जो लिखित परीक्षा होती है, हर प्रारंभिक परीक्षा को पास करने वाला व्यक्ति उसमें नहीं बैठ सकता। जैसे जितनी भी वैकेंसी होती है, वैकेंसी का 15 गुना जो है वो मेंस में बैठते हैं। समझ गया? 15 टाइम्स ऑफ टोटल वैकेंसी विल सिट इन द मेंस रिटन एग्जामिनेशन। मतलब जैसे अगर 200 वैकेंसी है तो 200 वैकेंसी का 15 गुना कितना हुआ? 3000। तो 3000 लोग मात्र मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। अब जैसा कि आप जानते हैं कि फॉर्म तो 1.5 लाख 2 लाख लोग भर देते हैं, तो उन 2 लाख लोगों में से 1.5 लाख लोगों में से 3000 का चयन करना है, इसलिए मेरिट निकाला जाता है ना। जो टॉप 3000 होंगे वो मुख्य परीक्षा में बैठे। समझ में आई मेरी बात? जो मेंस का रिटन एग्जामिनेशन है ये आपका लिखित परीक्षा है ना। मतलब जैसे हम कॉलेज में क्वेश्चन आंसर लिखते हैं, है ना, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ऐसे टाइप क्वेश्चन, तो उस तरीके से क्वेश्चन दिया जाएगा, स्पेस दिया रहेगा, उस स्पेस में आपको लिखना पड़ता है। यह मुख्य परीक्षा है। मुख्य परीक्षा में 7 पेपर होते हैं, हर पेपर 200 नंबर का। इस तरीके से लिखित परीक्षा 1400 नंबर की होती है पीएससी मेंस में, और इसके बाद इंटरव्यू जो है वो 100 नंबर का होगा। इस तरीके से मुख्य परीक्षा टोटल 1500 मार्क्स का होता है, 1500 का, ठीक है। और इस 1500 में अगर आप 700 750 एबव आ गए तो कोई ना कोई पद आपको जरूर मिल जाएगा। मतलब 52% मार्क्स अगर आ जाते हैं तो कोई ना कोई पद जरूर मिल जाएगा। ये छत्तीसगढ़ पीएससी का एग्जाम स्कीम है। इस तरीके से परीक्षा की योजना बनाई गई, सिलेक्शन होता है, ठीक है। अब देखो बेटा, जैसे अगर आप छत्तीसगढ़ पीएससी का एग्जाम देते हैं तो इससे आप बहुत सारे अधिकारी, जैसे सामान्य प्रशासन विभाग में आप डिप्टी कलेक्टर बन सकते हैं, गृह विभाग मतलब पुलिस में आप डीएसपी बन सकते हैं, ठीक है। अलग अलग विभागों में असिस्टेंट डायरेक्टर बन सकते हैं, ठीक है ना। अकाउंट ऑफिसर बन सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर बन सकते हैं, नायब तहसीलदार बन सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे तमाम महत्वपूर्ण पद जो होते हैं वो इसी के अंतर्गत भरे जाते हैं, ठीक है। जैसे नायब तहसीलदार होता है वैसे ही एक पद होता है एएसएलआर का, है ना। तो ये सब जो है ये सारे पद इसके माध्यम से भरे जाते हैं, पीएससी के माध्यम से। समझ में आया? जैसे अगर पीएससी का सिलेबस देखेंगे बेटा, जैसे हमको तो शुरुआत करना है तो पीएससी प्रीलिम्स से अगर हमको शुरुआत करना है तो जैसा मैंने आपको बताया कि एक तो जीएस होता है इसमें,
और दूसरा पेपर क्या होता है, सी सेट होता है। अब देखो बेटा, जीएस का फुल फॉर्म है जनरल स्टडीज। जो बात मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, अगर आप उसको समझ लिए तो क्या पढ़ना है और अप्रोच क्या होना चाहिए पढ़ने का, दोनों क्लियर हो जाएगा। जैसे स्कूलिंग में अगर हम देखें तो आफ्टर 10th हम सब्जेक्ट चूज करते हैं, विषय का चुनाव करते हैं 10वीं के बाद। तो 10वीं के बाद हम मैथ्स वाले हो जाते हैं, बायो वाले हो जाते हैं, कॉमर्स वाले हो जाते हैं, आर्ट्स वाले हो जाते हैं, इंजीनियरिंग वाले हो जाते हैं, मतलब आगे चल करके। तो 10वीं के बाद जब हम विषय का चुनाव करते हैं तो हम विशिष्ट पढ़ाई करते हैं, स्पेशल स्टडी। जैसे मैथ्स लिए तो मैथ्स की पढ़ाई कर रहे हैं, बायो लिए तो बायो की पढ़ाई कर रहे हैं। यहां पर ऐसा कोई स्पेशलाइज्ड नहीं बोल रहा है, यहां पर बोल रहा है जनरल स्टडी। जनरल स्टडी मतलब आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, सारे विषय आपको पढ़ने। समझ गए? अब जनरल स्टडीज में जैसे सारे विषय आपको पढ़ने हैं, जैसे आपको हिस्ट्री पढ़ना है, इतिहास, जैसे आपको पॉलिटी पढ़ना है, संविधान, ठीक, जैसे आपको साइंस पढ़ना है, ठीक, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, ठीक है ना। उसके बाद आपका एनवायरमेंट आपको पढ़ना है, कंप्यूटर आपको पढ़ना है, ठीक, समझ रहे हैं। उसी तरीके से आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ने हैं, ठीक। तो ये इंडियन साइड से, और एक आ जाएगा आपको छत्तीसगढ़ भी पढ़ना है, छत्तीसगढ़ के बारे में भी आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए। तो ये आपके पेपर 1 में ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। छत्तीसगढ़ पढ़ना है, इतिहास पढ़ना है, संविधान पढ़ना है, विज्ञान पढ़ना है, अर्थशास्त्र पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है, पर्यावरण पढ़ना है, कंप्यूटर पढ़ना है, ठीक है। ये तमाम सब्जेक्ट्स जो है आपको पढ़ने हैं। समझ पाए? अब देखो बेटा, ये क्या बोल रहा है, जनरल स्टडी। जनरल का मतलब हो गया कि आपको सारे विषय पढ़ने हैं। देखो इसमें साइंस के भी सब्जेक्ट है, आर्ट्स के भी सब्जेक्ट आ गए, है ना, कॉमर्स का भी, इकोनॉमिक्स आ गया, तो सारे विषय आ गए। अब ये कहता है स्टडी करना है आपको, अध्ययन करना है। ध्यान समझना बेटा, 3 शब्दों का प्रयोग किया जाता है, एक होता है जीए, एक होता है जीके और एक होता है जीएस। जीए स्टैंड फॉर जनरल अवेयरनेस, सामान्य जागरूकता। जीके स्टैंड फॉर जनरल नॉलेज, सामान्य जानकारी। एंड जीएस स्टैंड फॉर जनरल स्टडीज, सामान्य अध्ययन। और तीनों में डिफरेंस है। जैसे जो हम जीए की बात करते हैं तो जीए मतलब सामान्य जागरूकता। इसका मतलब यह है कि आपको केवल करंट अफेयर्स पढ़ना है। हाल फिलहाल में 2-3 महीनों में क्या क्या प्रमुख घटनाएं हुई हैं, जब केवल उसकी पढ़ाई करनी हो तो उसको सामान्य जागरूकता कहते हैं। और सामान्य जागरूकता जो है वो केवल एक ही एग्जाम में पूछा जाता है, बैंकिंग वाले एग्जाम में, ठीक। अब आता है जीके और जीएस। जीके स्टैंड फॉर जनरल नॉलेज एंड जीएस स्टैंड फॉर जनरल स्टडीज। जीके क्या है तो याद रखें बेटा, किसी चीज का केवल फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, किसी चीज की केवल सतही जानकारी रखना जीके है। भारत का प्रधानमंत्री कौन है, ठीक है, अभी हाल ही में जो अहमदाबाद में जो दुर्घटना हुई, वो फ्लाइट का नाम क्या था, कहां से कहां तक जा रही थी। तो ये जो सतही जानकारी बस हमको रखना होता है, दैट इज जीके। लेकिन जीएस क्या होता है, आपको मतलब फैक्ट भी पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए और एनालिसिस करने भी आना चाहिए। 3 चीजों को मिलाकर पढ़ना है। मतलब फैक्ट तो आपको पता होना ही चाहिए, कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए, और आपके अंदर एक एनालिटिकल पावर, मतलब विश्लेषण करना। देखो फैक्ट मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट मतलब क्यों है, ठीक, और एनालिटिकल मतलब कैसे है। समझ गए? जब आप इन 3 कोई भी विषय आप पढ़ लें और जब आप इन 3 पैरामीटर्स पर पढ़ते हैं, क्या है, क्यों है और वो चीज कैसे है, तब जाकर के आपको समझ में आएगा, तब उसको कहा जाएगा स्टडीज। तो यहां पर जनरल मतलब सारे विषय पढ़ने हैं और स्टडीज मतलब इन 3 पैरामीटर्स पर पढ़ना है, तब जाकर के आपकी पढ़ाई सही दिशा में जाएगी। समझ पाए? जैसे एक एग्जांपल देखो, आपने ये पढ़ा कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं,
तो एक क्या है, हो गया, ठीक है ना, भारत के प्रधान, मतलब फैक्ट हो गया। क्यों है? तो आप बताएंगे कि भाई भारत में दो प्रमुख होते हैं, है ना, एक संविधान ने जिसे बताया संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति, और एक जनता जिनको चुन करके भेजती है प्रधानमंत्री, ठीक। अब कैसे है तो अंदर जाकर के आप पढ़ेंगे, हालांकि अभी आपको समझ में नहीं आएगा मैं जो बोल रहा हूं। कैसे है तो आप जाकर के ढूंढेंगे, भैया विश्व में शासन की दो प्रणाली होती है, एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जैसे अमेरिका में प्रेसिडेंशियल रूल, और एक संसदीय शासन प्रणाली जैसे भारत में। तो जहां संसदीय शासन प्रणाली होता है वहां दो दो मुखिया होते हैं, एक संवैधानिक प्रमुख और एक आपका सरकार का प्रमुख। क्योंकि भारत में संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है, इसलिए भारत में सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। तो जब इस लेवल पर जाकर के पढ़ेंगे तब वो कहलाएगा स्टडीज, इसलिए यहां पर जनरल स्टडीज लिखा गया। मेरी बात समझ में आई? देखो बेटा, सी सेट में क्या क्या पढ़ना होता है। लोग बस सोचते हैं कि मैथ्स, रीजनिंग और लैंग्वेज पढ़ लिए तो ये सी सेट हो गया, ऐसा नहीं है। ध्यान दे बेटा, सी सेट को हिंदी में कहते हैं सिविल सेवा अभियोग्यता परीक्षण। अभियोग्यता का मतलब होता है श्रेष्ठ योग्यता, मतलब यह श्रेष्ठ अधिकारियों को चुनने की परीक्षा है। तो एक श्रेष्ठ अधिकारी में जो जो गुण होने चाहिए वो सारे गुणों को यहां पेपर के फॉर्म पर रख दिया गया। अच्छा एक बात बताओ बेटा, अगर आप दो अधिकारी आपके सामने खड़े हैं और आप गए उन दोनों अधिकारियों से आपने अपनी प्रॉब्लम शेयर की, उसमें एक है जिसने आपकी प्रॉब्लम सुनी लेकिन कोई समाधान नहीं कर पाया, कोई सॉल्यूशन नहीं दे पाया, कोई डिसीजन नहीं ले पाया आपके लिए, तो वो ऑफिसर सही होगा या जिसने सॉल्यूशन दिया, निर्णय लिया, वो सही होगा? होगा ना। इसका मतलब एक श्रेष्ठ अधिकारी का जो सबसे बड़ा गुण है वो ये है कि वो समस्या को सुने, समाधान करे और निर्णय दे। इसलिए आपके सिलेबस में सबसे पहला सब्जेक्ट है डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, निर्णय निर्माण एवं समस्या समाधान। समझ गए? इसमें कुछ सिचुएशन दिए जाएंगे, उस सिचुएशन में आपको डिसीजन लेना है, ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको सही ऑप्शन पिक करना है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर एक क्वेश्चन दिया कि आप एक वरिष्ठ अधिकारी हैं और शाम को कार्य खत्म करके जब आप कार्यालय से बाहर जा रहे हैं तो आप देखते हैं कि कार्यालय के एक कमरे की लाइट और पंखे चालू हालत में है। ऐसे में आप क्या करेंगे? ये डिसीजन मेकिंग है। ऑप्शन दिया है, क्योंकि आप अधिकारी हैं आप उसे नजरअंदाज करेंगे, ये आपका काम नहीं है। दूसरा, जिम्मेदार कर्मचारी को बुला करके उसे बंद करने के लिए कहेंगे। तीसरा, किसी अन्य कर्मचारी को आप कहेंगे कि वो बंद कर दे। चौथा, आप स्वयं उसे बंद कर देंगे और अगले दिन आने पर उस कर्मचारी को कहेंगे कि वो कार्यालय छोड़ते समय अच्छे से बिजली पंखों की जांच कर ले। कौन सही होगा? यही है डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। समझ में आया? अब देखो बेटा, एक अच्छा अधिकारी वो है जो निर्णय ले और समस्या का समाधान करे, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक। लेकिन मान लो कि कोई निर्णय ले रहा है, आपको सॉल्यूशन बता रहा है बिना सोचे समझे, और वो सॉल्यूशन गलत हो जा रहा है। एक अधिकारी है कि बहुत तर्क लगाता है, बहुत विश्लेषण करता है और सोचता है, और सोचने के आधार पर फिर निर्णय ले रहा है, तो उसके निर्णय के सही होने की संभावना ज्यादा अच्छी होगी। तो कौन सा अधिकारी श्रेष्ठ है? जो बिना सोचे निर्णय ले या जो सोच समझ के निर्णय ले? इसका मतलब एक निर्णय लेना बस सही नहीं है, बल्कि वो निर्णय विश्लेषण के आधार पर लिया जाए तो उसके सही होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए अगला सब्जेक्ट है इसमें लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, तार्किक तर्क एवं विश्लेषणात्मक क्षमता। इसमें आपको विश्लेषण करना है परिस्थितियों का और बताना है आंसर क्या होगा। जैसे इस सब्जेक्ट का नेचर बता रहा हूं, समझना बेटा। जैसे एक क्वेश्चन, एक इसमें स्टेटमेंट दिया गया रहेगा और स्टेटमेंट के बेसिस पर आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा यह बताना होगा। एक कथन दिया गया रहेगा और उसके आधार पर आप क्या कार्यवाही करेंगे आपको चूज करना होगा। जैसे एक एग्जांपल बता रहा, कथन दिया है कि वर्तमान में जूतों की कीमतें काफी बढ़ गई हैं। जूतों की कीमतें काफी बढ़ गई हैं, दिस इज स्टेटमेंट।
नाउ द कोर्सेस ऑफ एक्शन, कार्यवाही। नंबर 1 दिया गया है कि लोग जूते पहनना छोड़ देंगे। नंबर 2, लोग चप्पल पहनेंगे। नंबर 3, लोग शू पुलिंग करेंगे, एक दूसरे का जूता फिट में आ जाए। और नंबर 4, लोग टिकाऊ जूते खरीदना शुरू कर देंगे। बताओ भाई, जूते की कीमत बढ़ गई तो जूते छोड़ थोड़ी दोगे, और जूते का काम चप्पल थोड़ी करेगा, है ना। और किसी दूसरे का जूता इट्स सो अनहाइजीनिक, है ना। तो सबसे सही यह है कि अगर कीमत बढ़ गई है तो आप टिकाऊ जूते खरीदो, जो 5 महीने में 6 महीने बदलते, वो 6 साल चले तो छुटा जाएगा पैसा। समझ गए? ये होता है आपका लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। अब देखो बेटा, मान लो एक अधिकारी है, निर्णय लेता है, विश्लेषण करके निर्णय लेता है, सही निर्णय लेता है, लेकिन अगर वो अपने लिए गए निर्णय को सामने वाले को समझा ना पाए तो उसके निर्णय लेने का कोई मतलब है क्या? भाई मान लो आपने किसी के लिए सही डिसीजन लिया, आप एक अधिकारी हो, जैसे कोविड की बात करें, तो जब कोविड आया तो सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करें। तो शहरी क्षेत्र के लोगों को तो छोड़ दो, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में या बहुत सारे क्षेत्र में आप देख रहे होंगे, बहुत सारे रूमर्स फैले थे वैक्सीन को लेकर के, है ना। वो बोले चिपक जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आ जा रहा है, नींबू डाल करके ही ठीक हो जा रहा है नाक में, सुने थे ऐसा। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि आप तो अधिकारी हैं, आपको क्या करना है, जो सरकार ने कहा वैक्सीन लगवाना है तो आपको लगवाना पड़ेगा, है ना। लेकिन आप कब लगवा पाएंगे? जब आप उनको समझा पाएंगे कि भैया ये सही है आपके लिए। और जो समझाने की क्षमता होती है उसे कम्युनिकेशन स्किल कहा जाता है। इसलिए आपके सिलेबस में तीसरा टॉपिक है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, अंतः व्यक्तिक संचार कौशल। ठीक। अब देखो बेटा, मान लो कि आपको हिंदी आती है और मैं अंग्रेजी में बोलूं, या मान लो आपको केवल अंग्रेजी ही आती है, मैं हिंदी में बोलूं, तो काम चलेगा क्या? कितनी भी अच्छी समझाने की क्षमता हो, लेकिन उस भाषा में ना समझाया जाए जो भाषा सामने वाले को आती है, तो उस कम्युनिकेशन स्किल का कोई मतलब है नहीं। यानी एक अच्छा अधिकारी वो है जो निर्णय ले, एक अच्छा अधिकारी वो है जो विश्लेषण के आधार पर निर्णय ले, एक अच्छा अधिकारी वो है जिसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल हो, साथ ही साथ उसके अंदर भाषाई कौशल भी होना चाहिए, लिंग्विस्टिक स्किल भी होना चाहिए उसके पास। समझ रहे हो? और जब आप छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं तो आपको 2 भाषा से काम हो जाएगा, एक हिंदी और एक छत्तीसगढ़ी। इसलिए आपके सिलेबस में 2 लैंग्वेज भी जोड़े गए हैं, हिंदी लैंग्वेज और छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज। ठीक है। और इसके बाद अधिकारी बन रहे हो, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आएंगे, बड़े बड़े खर्चे होते हैं, पैसों को गिनना पड़ेगा, इसीलिए फिर आगे चल करके इसमें 2 और सब्जेक्ट जोड़ दिए गए, मैथ्स और रीजनिंग। यह है आपका सीसेट का सिलेबस। इतने सारी चीजों को आपको पढ़ना है। मेरी बात समझ में आई? ये पीएससी का प्रीलिम्स का सिलेबस है, समझ में आया? इस तरीके से पूरा सिलेबस को डिजाइन किया गया है। अब कुछ कुछ प्रश्न, जैसे 2-4 प्रश्न, जैसे आप लोगों में से किसी ने पूछा कि इसकी तैयारी कब शुरू करनी चाहिए, तो एक बात ध्यान सुने बेटा, अब अगर समय निकल गया है तो बात अलग है, लेकिन सबसे सटीक समय है जस्ट आफ्टर 12th। आपने 12th पास आउट किया और 12th पास आउट करने के बाद देखो बेटा, लाइफ में ना जब तक कंफ्यूजन है तब तक परफॉर्मेंस नहीं होगा। जब कंफ्यूजन खत्म हो जाता है ना, तब परफॉर्मेंस स्टार्ट होता है, तब रिजल्ट आता है। आज के डेट में बहुत सारे लोग डिसीजन लेने से डरते हैं, और डिसीजन लेने से इसलिए डरते हैं कि अगर इसमें हम असफल हो गए तो हमारा क्या होगा। एक बात हमेशा याद रखना बेटा, जब भी आप जीवन में प्लान बी के बारे में सोचते हो, इसका मतलब यह है कि आप ये मान के चल रहे हो 50% कि आप असफल हो सकते हो अपने प्लान ए में।
मैं आपको बस यही कहना चाहूंगा कि अगर आपने जो प्लान किया है अपने लाइफ में और उस पर अगर आप बहुत अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे हो, सही दिशा में मेहनत कर रहे हो, तो पहले तो असफल होना मुश्किल है, एक ना एक दिन सफलता मिल जाएगी। समस्या यह है कि हम धैर्य खो देते हैं, है ना। अभी आप देखो कि अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया, शक्ति दुबे ने टॉप किया है, लेकिन 5वें अटेम्प्ट में जाकर के, 5वें अटेम्प्ट में, यानी 5 साल लग गए उसको। शुरुआत के दौर में प्रीलिम्स भी नहीं निकला। तो आपको साहस और धैर्य रखना बहुत जरूरी है। मैं बात इस चीज की कर रहा था बेटा कि लाइफ में प्लान बी को सोच करके चलना मूर्खता है। डिसाइड योर प्लान ए एंड गो फॉर इट, और उसके लिए आप जी जान लगा दो। अगर प्लान ए में आपकी मेहनत बहुत अच्छी है तो प्लान बी जो है ना, आपके प्लान ए के मेहनत का बाई प्रोडक्ट होगा। आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब 12वीं के बाद हम सोचने लगते हैं कि अरे यार आर्ट्स से ग्रेजुएशन कर लें क्या, कि साइंस से ही करते हैं, कुछ नहीं हुआ तो साइंस वाला कोई नौकरी लग जाएगा। पहले 12वीं के बाद फोकस इस पर रखिए, नौकरी करनी है या बिजनेस करना है। अगर नौकरी करनी है तो एक सूत्रीय कार्यक्रम होना चाहिए बेटा। 12वीं के बाद सीधा जो आपका 3 साल का ग्रेजुएशन है, उस दौरान प्रिपरेशन, 19-20 साल की अवस्था में आप ग्रेजुएट हो जाएंगे, और 20 साल ग्रेजुएट होने के बाद फिर टेस्ट सीरीज और फिर 1 साल दम भर करके अगर आप खुद में तैयारी करेंगे तो आराम से एग्जाम निकल जाएगा। जैसे अभी इन्होंने कहा कि सब बोलते हैं कि 5 साल लगता है, तो इसके पीछे 2 बातें हैं बेटा। पहली बात, एग्जाम केवल पढ़ने से नहीं निकलता, एग्जाम अनुभव और परिपक्वता से निकलता है। यह पता होना कि आंसर यही है और कुछ नहीं है, यह परिपक्वता है। और पढ़े तो है यार, यह भी हो सकता है, कोई घुमा दिया रे, यह भी हो सकता है, ये कंफ्यूजन है, यह केवल पढ़ाई है। एग्जाम पढ़ाई और परिपक्वता से निकलता है। हमें यह एक बात आपको जरूर कहूंगा कि आप जिस दिन से तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, उस दिन से 18 महीने का समय आपको देना होगा, ईमानदार 18 महीने। अब यह नहीं कि अभी आप जून में भर्ती एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए एडमिशन ले रहे हैं और आप बोले मेरे फरवरी 2026 में जो एग्जाम होना है वो निकल जाए। निकल भी सकता है, सिलेक्शन नहीं मिलेगा बेटा, बहुत मुश्किल है, आपको मन चाह पद नहीं मिलेगा। रीजन क्या है कि एग्जाम फाइनल और अच्छा पद आपको तब मिलेगा जब आपका प्री मेंस सब चीज तैयार हो। ठीक बेटा, अभी तैयारी किए 5-6 महीने में पद मिल जाना, दिस इज कॉल्ड लक। मेहनत भी है लेकिन लक बहुत तेज है। लेकिन जो बोलते हैं ना बेटा कि अपने हक का लेना किसी चीज को, उसके लिए आपको 18 महीने समय देना ही पड़ेगा, प्री और मेंस मिला करके। जैसे एक बच्चे को पैदा होने के लिए भी 9 महीना चाहिए, उसके पहले पैदा हो जाए तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। ठीक उसी तरीके से सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए भी एक सेचुरेशन पीरियड है। उस सेचुरेशन पीरियड में पूरा मेहनत करने के बाद जो 15 से 18 महीने का है, उसके बाद आप पाएंगे अगर सही तरीके से आपने मेहनत किया है तो उसके बाद फिर आपको किसी एग्जाम में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नो डाउट पहला क्वेश्चन कि 12वीं, पहला आंसर कि 12वीं के बाद से आपको तैयारी शुरू कर देना चाहिए। अब 12वीं के बाद से तैयारी शुरू करेंगे तो क्या करना है? पहला साल आप अपने ग्रेजुएशन पर फोकस करें, जो भी स्ट्रीम से आप कर रहे हो वो हैम्पर नहीं करेगा आपको। पहला साल आप केवल कोचिंग में जो बातें बताई जा रही हैं उसको इंजॉय करें। बहुत जल्दी मैच्योर होने की जरूरत नहीं है, उसको इंजॉय करो कि हमने आज ये नया सीखा, उसको जाकर के रिवाइज करने की कोशिश करो। उसके अगले साल आप मेंस की क्लास में बैठो। बेटा हमेशा याद रखें कि जो चीज अनरिवील्ड है, जिस चीज को आप देखे नहीं हो, जब तक आप देखे नहीं हो तब तक ही उसके प्रति आपका आकर्षण होता है, क्यूरियोसिटी तभी तक रहेगी। इसलिए पहले ही साल में हम पूरा पढ़ करके खत्म कर दें तो आप एग्जाम में अपेयर होने के पहले बोर्डम का शिकार हो जाओगे, आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। इसलिए पहला साल 12वीं के बाद कोचिंग एंजॉय कीजिए। आइए, एंजॉय मतलब आकर के हाहा ही नहीं करना है। एंजॉय मतलब
इंजॉय द न्यू इंफॉर्मेशन वॉट एवर यू आर गेटिंग, उसको आप इंजॉय करें इन सिंसियर मोड, गंभीरता से। अगले साल मेंस को करें, और जो फाइनल ईयर है आपका, उस साल आप, अगर आप ऐसे हैं जो खुद से अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख सकते, तो आप बिल्कुल कोचिंग से जुड़े रहे। नहीं तो उस साल अगर आपका एज 20 के आसपास पहुंच रहा है, ग्रेजुएशन में 21 के आसपास भी पहुंच रहा है, तो फाइनल एक बार उस साल तैयारी कर सकते हैं कोचिंग से जुड़ करके। और जिस साल आपको एग्जाम देना है, चौथे साल में जाकर के आप एग्जाम देंगे, उस साल आप केवल और केवल टेस्ट सीरीज लगाइए, कुछ भी मत कीजिए, और आप देखिए कि कैसे एग्जाम नहीं निकलता। अब रही बात जो 12वीं के बाद नहीं कर पाए, ग्रेजुएशन हो गया है, तो क्या करें? तो जो बीत गया वो अब आपके हाथ में नहीं है। जितना समय, मैंने फिर कहा बेटा कि आप पीएससी की परीक्षा को 21 साल से लेकर के 40 साल तक अनलिमिटेड टाइम दे सकते हो, और जनरल के लोग जो है 40 से 45 के बीच में एक बार दे सकते हैं, ठीक है, रिजर्व कैटेगरी 45 तक दे सकते हैं। तो आपके पास 19 साल का समय है। जैसे शेर को लंबी छलांग मारनी होती है तो एक स्टेप पीछे लेता है। टेक योर पोज, आप 18 महीने 15 महीने की जो संपूर्ण तैयारी है उसको करिए, और करने के बाद अपने से रिजल्ट की अपेक्षा कीजिए। अब पहले रिजल्ट सोच करके बैठोगे तो एग्जाम में हमेशा ही फेल होगे बेटा। तो जैसे ही आपका ग्रेजुएशन अगर पूरा हो गया है, तो फिर आप क्लास अटेंड करें, क्लास अटेंड करके तैयारी करें विथ डीप सिंसियरिटी। मतलब अब आपको कोचिंग का भी पढ़ना है और अपना इनपुट भी डालना है उसमें, ठीक। वो इनपुट कैसे डालना है वो जब हम क्लास लेंगे तो आपको बताएंगे उस सारे चीजों के बारे में। तो ये ग्रेजुएशन के बाद। अब एक प्रश्न आप लोग की तरफ से आया था कि क्या 5 साल लगेंगे ही? ये ना बेटा मिथ है, भ्रम है, और ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैंने अभी आपको कहा कि हो सकता है कि अभी आप तैयारी करना शुरू करें, 2026 का दें और आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा आपको कि अभी से आप तैयारी किए और आपने प्री दे दिया, प्री निकल जाएगा, लेकिन मेंस आपको समय देना पड़ेगा। तैयारी के लिए 18 महीने लगेंगे बेटा। वो 18 महीने अगर आप सिंसियर नहीं हैं तो आपको 5 नहीं बेटा 10 साल भी कम पड़ेंगे। मेरी बात को समझना, मैं कहना क्या चाह रहा हूं बेटा। 18 महीना मतलब एक भी दिन पढ़ाई को छोड़े बिना 18 महीना, समझ गए? एक भी दिन छोड़े बिना। यह नहीं कि हां हम तो जून में शुरू किए, जून से 2026 जून हो गया 12 महीना, और 2026 से फरवरी हो गया 18 महीना। मतलब सर के हिसाब से हम 2027 फरवरी का एग्जाम तो निकालेंगे ही निकालेंगे। अब पता चल रहा है इस 18 महीना में अभी ये शादी ब्याह हुआ तो दूसरे के जितने रिश्तेदारों की शादी सब में जाके नाच के आ रहे हो हैं। फिर वो भाई जनवरी का समय है भैया, मौसम बढ़िया है तो बाहर हम टूर पर भी जा रहे हैं। फिर फरवरी में छुट्टी लगी प्री के एग्जाम के समय तो उसमें भी मजा मार रहे हैं। तो ऐसी तैयारी नहीं बेटा, मेरी बात समझ लो। प्रिपरेशन विथ डेडिकेशन, पूर्ण समर्पण के साथ तैयारी, तब आप सफलता का स्वाद चख सकते हो। ऐसे नहीं होता कि हम सब करते हुए भी पद को हासिल कर लें, ऐसा नहीं होता बेटा, समझ गए? 18th sincere months living everything just preparing for your career that will make you success। और इस 18 महीने में घर में खेती है तो खेती भी कर रहे हैं, दुनियादारी का। देखो बेटा, a person gets the success but each and every person who is attached with that person has to sacrifice। एक व्यक्ति सफल होता है, उसकी सफलता के लिए सबको त्याग करना पड़ता है, जो जो उससे जुड़ा हुआ है, समझ रहे हो? तो उस चीज के लिए आप जब सही तरीके से तैयारी करोगे तो वो चीज मिलेगी। मैं फिर आपको कह रहा हूं 2 साल बेटा, मतलब 18 महीने के बाद का अगला अटेम्प्ट अगर आप सही तरीके से पढ़े हो, वो हर चीज कर रहे हो जो एक व्यक्ति को करना चाहिए तैयारी में। हम बहुत लूज करते हैं बेटा, बहुत ज्यादा चीजों को हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। क्लास शुरू होनी है सुबह 7 बजे, हम हिलते डुलते आ रहे हैं 7:30 तक। टीचर का क्या जाएगा? टीचर जो आधा घंटा पढ़ा चुका है उसका क्या जाएगा बताओ? तुम्हारा हर दिन का आधा घंटा देखो ना, तुम्हारा कहां गया है? ब्रेक हो रहा है, ब्रेक हो रहा है तो तुम बाहर जाके नाश्ता करो, ही बक बक इधर उधर की बातें कर रहे हो। वहां बैठो, उठाओ मैगजीन, पढ़ो वहां पर।
जो पढ़ लिए हैं, जो टीचर पढ़ा के गया उसको तुरंत इंस्टेंट रिवीजन करो। डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत होनी चाहिए, डेली करंट अफेयर्स का नोट्स बनाने की आदत होनी चाहिए। ये सब हम करते ही नहीं है और हम होप करते हैं कि हमको सफलता मिलनी चाहिए। ऐसे लोगों को 5 नहीं बेटा, मैंने 10-10 साल रगड़ते देखा है, हुआ कुछ नहीं है लास्ट में। मेरी बात समझ रहे हैं? यू हैव टू मेक योर प्रिपरेशन वेरी राइट। आपकी तैयारी सही होनी चाहिए। अगर हम खाना बना रहे हैं बेटा, सब्जी बना रहे हैं, कुछ भी चीज बना रहे हैं, अगर हमने उसको सही तरीके से चॉप किया है, वेजिटेबल्स को सही तरीके से हमने इंग्रेडिएंट्स जो जितनी मात्रा में होना चाहिए हमने दिया है, तो आउटकम उसका अच्छा होगा ही होगा। खराब हो जाए ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमने उसमें हर चीज सही तरीके से किया है। मेरी बात समझ रहे हैं? इस तरीके से तैयारी। किसी ने मेरे पूछा कि मोटिवेशन और डिसिप्लिन में क्या ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। बेटा मैं कहूंगा अ मोटिवेटेड पर्सन बीइंग इन डिसिप्लिन विल गेट द सक्सेस। एक अभिप्रेरित व्यक्ति जो अनुशासित रह पाए वही सफल होता है। दोनों में से किसी भी एक की कमी में कुछ नहीं हो सकता। मेरी बात को समझना बेटा। मोटिवेशन क्या है? आज मैंने कुछ बोल दिया, आप गुब्बारे जैसा फूल गए, इस मोटिवेशन से सक्सेस नहीं मिलेगा। द मोटिवेशन इज योर नीड। द इंपॉर्टेंस ऑफ जॉब इज योर मोटिवेशन। आप जिस वजह से नौकरी कर, आज आप गरीब हो, वॉरेन बफेट ने कहा था गरीब पैदा होना पाप नहीं, गरीब मरना सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि इंसान ने थ्रू आउट अपने लाइफ में कोई मेहनत नहीं किया। आज आप गरीब हो, आपके घर में तंगी है, एक वक्त खाना नहीं खा पाते हो, किसी को मत कहो, मेहनत करो। बदलेगा किससे? आपकी अच्छी नौकरी से ही तो बदलेगा ना, कि बैठकर घर में रोने से कि मैं गरीब हूं तो मेरी परिस्थितियां बदल जाएगी। सो द इंपॉर्टेंस, द नीड ऑफ योर जॉब इज योर बिगेस्ट मोटिवेशन। जो नौकरी के पीछे, जो नौकरी का महत्व है आपके लाइफ में, जिस वजह से आप नौकरी करना चाहते हो, जरूरी नहीं कि गरीबी ही हो, आप समाज में अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, आप अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना चाहते हैं, आप अपना बेहतर करियर बनाना चाहते हैं, दिस इज द बिगेस्ट मोटिवेशन। एंड इफ यू आर मोटिवेटेड बाय दीज रीजंस यू विल बी इन डिसिप्लिन। अगर ये सब रीजंस है ना बेटा, तो आपको डिसिप्लिन में डालने की जरूरत नहीं है, कोई डिसिप्लिन में डालने की जरूरत नहीं है। आपको जब पता होगा कि मुझे सुबह 6 बजे कहीं जाना है, कितना भी होगा, आप उठ जाओगे अपने टाइमिंग से, क्योंकि आपको पता है कि मैं नहीं पहुंचा तो उससे क्या होगा। सो द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ योर जॉब इज द बिगेस्ट मोटिवेशन। एंड इफ यू आर मोटिवेटेड यू विल बी इन डिसिप्लिन। आप होगे, अनुशासित होगे। और जिसके पास ये दो चीजें होती है ना बेटा, उसके बाद उसको केवल सही मार्गदर्शन चाहिए, उसको फिर कुछ गाइड करने की जरूरत नहीं। समझ पाए? और एक क्वेश्चन पूछा गया कि हम सीजीपीएससी की तैयारी करते हैं तो हम और कौन कौन सा जॉब। बेटा एक चीज देखें, आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन या कोई भी भर्ती निकाल लें, उसमें जीएस पूछेगा, उसमें मैथ्स पूछेगा, रीजनिंग पूछेगा, लैंग्वेज पूछेगा। ये चारों चीजें आप पीएससी में तैयारी कर रहे हैं। अगर आप सही तरीके से तैयारी करेंगे तो बैंकिंग को छोड़ करके आप हर एग्जाम को क्वालिफाई करने के बहुत करीब पहुंच जाएंगे। यहां तक कि यूपीएससी के प्रीलिम्स तक भी आप पहुंच सकते हैं। मेंस का क्योंकि अलाइनमेंट नहीं है, इसलिए वो सिलेबस नहीं होगा। समझ पाए? तो इस तरीके से तैयारी करनी चाहिए बेटा। लाइफ में केवल क्लास में जाकर के बैठ जाना, ये सोच लेना कि हम तैयारी करेंगे, दिस इज नॉट डन, है ना। आपको बहुत अच्छे तरीके से मोटिवेटेड होकर के, डिसिप्लिन में रह करके तैयारी करने की जरूरत है। और एक बात और समझना बेटा, जैसे आप एक बहुत स्वस्थ शरीर चाहते हैं, फिट होना चाहते हैं, और आप गए कि महीने में एक दिन जिम गए और सुबह शाम तक जिम किए, उसके बाद अगले दिन उठने के काबिल नहीं रहोगे, बन गया बॉडी। लेकिन अगर वही आप हर दिन, ज्यादा नहीं 40 मिनट ही अपने आप को दे रहे हो, हर दिन डिसिप्लिन में, हर दिन दे रहे हो, कंटिन्यूटी है, तो साल भर, 2 साल, 3 साल से ही, समय लग सकता है ज्यादा, बट आपको एक फिट बॉडी जरूर मिल जाएगी। मैं कहना यह चाहता हूं कि आज मैंने बहुत अच्छे से पढ़ लिया,
कल मैंने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, नहीं। टिल योर सक्सेस आपका रूटीन हर दिन का एक होना चाहिए, मोनोटोनस रूटीन होनी चाहिए, और उसमें आपको किसी भी दिन बोरियत महसूस नहीं होनी चाहिए। जब आपकी लाइफ ऐसी चलने लगे, हर दिन एक जैसा हो ना बेटा, तब आप समझ लो कि आप सफलता के रास्ते पर चल रहे हो। लेकिन ये मेंटेन कर पाना, इतना त्याग कर पाना, ये हर किसी के बस की बात नहीं होता। यही कारण है कि वैकेंसी निकलती है 200, फॉर्म भरते हैं 2 लाख, सेलेक्ट होते हैं 200, यानी 10% लोगों में ही वो सिंसियरिटी होती है, बाकी रेस्ट 90% भीड़ का हिस्सा है। समझ पाए? आई थिंक मैंने सारे आंसर कर दिए, सारे क्वेश्चंस। इसके बावजूद भी किसी के अंदर कोई क्वेश्चन हो तो पूछे। रायपुर वाले, वहां से क्वेश्चन अपन नहीं ले पाए थे, कुछ पूछना चाहो तो बताओ। रायपुर वाले खाली दर्शक दीर्घा में बैठे हैं। हाँ, हेलो सर, प्रणाम सर। मेरा नाम उमेश है और सर मेरा सवाल है कि तैयारी के दौरान डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचे सर? बहुत ज़्यादा मतलब मोबाइल का यूज करते रहते हैं टाइम। बेटा देखो, 2 चीजें हैं। डिस्ट्रैक्शन से ये मान करके चलोगे कि डिस्ट्रैक्शन नहीं आएगा, ऐसा तो होगा नहीं। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आएंगे, है ना। अब जहां पर भी बेटा डिस्ट्रैक्शन कहां होता है मालूम है? हमारे शरीर में भगवान ने 2 चीजें दी हैं जहां से हम कोई निर्णय लेते हैं। एक हमारा मन है और एक हमारी बुद्धि है। जब भी मन द्वंद्व में हो ना, तो दिमाग के आधार पर हमको निर्णय लेना चाहिए कि तार्किक क्या है, सही क्या है। वो दिमाग ही भेद कर सकता है और कोई भेद नहीं कर सकता। डिस्ट्रैक्शन है लाइफ में, बट आपको पता होना चाहिए कि नहीं यार, मैं भी इस रास्ते नहीं जा सकता, मुझे वही रास्ता चाहिए, उसके बाद फिर देखेंगे बाकी सब चीजों के लिए। ठीक? तो डिस्ट्रैक्शन आएंगी लाइफ में, और आप जिस एज में हो उस एज में डिस्ट्रैक्शन बहुत कॉमन चीज है। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि कंपटीशन कितना है और आपकी जरूरतें क्या और आपको क्या बनना है। तो डिस्ट्रैक्शन केवल कंट्रोल से और रेशनल डिसीजन से ही दूर किया जा सकता है बेटा। अपनी परिस्थितियों को देखो। भाई मान लो कि आप 4 लोग एक हॉल में बैठे हो, मतलब एक जगह हॉस्टल में हो और तैयारी कर रहे हो, तो चारों की परिस्थितियां एक जैसी होंगी संभव नहीं है। ठीक? दूसरा कोई कुछ कर रहा है तो हम भी वही करेंगे, फिर ये गलत है ना। हमको हमारी परिस्थितियों को देख करके डिसीजन लेना चाहिए, तो फिर दिक्कत नहीं जाएगी। हाँ अमित, और कोई क्वेश्चन? हाँ सर, ये इससे पहले कि और लोगों के और भी सवाल उठ खड़े हो, कुछ बहुत कामयाब हमने उदाहरण हमारे जीवन में देखे हैं। मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि मैं पिछले 10-12 साल से पटेल ट्यूटोरियल्स का हिस्सा हूँ, और आपके मार्गदर्शन में और हमारे गुरुजनों के मार्गदर्शन में बहुत सारे सफलतम छात्र एवं छात्राओं को हमने देखा है। और शायद शुरुआत इसी तरह के सेमिनार से हुई है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम से हुई है। सर मेरा नाम भारती पटेल है। सर मुझे आपसे पूछना था कि सर मैंने अभी प्री और मेन स्टार्ट किया हुआ है, तो सर क्या मतलब उसमें टाइम मैनेजमेंट थोड़ा बताइए ना कि मुझे बैकअप कब करना चाहिए। नहीं, प्री और मेंस अगर साथ में लिए हैं तो पहला फोकस प्री पर होना चाहिए। मेंस को समझते चले, नोट्स बनाते चले, ताकि प्री निकल जाए तो मेंस पढ़ने में आसानी हो। तो प्री को पहले करिए। सर मेरा एक और सवाल है। सर जैसे मैं 2004 सन की हूँ, तो सर क्या मैं 2026 में अटेम्प्ट दे सकती हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट? नहीं, 2004 के हैं तो 2026 की पीएससी फरवरी 2027 में देंगे। आप एग्जैक्टली आप जिस भी एज के हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ जब भी है उसमें 22 साल जोड़ लें, क्योंकि पीएससी हमारी 1 साल पीछे चलती है।
ठीक है, तो एज तो 21 में हो जाता है, लेकिन एग्जाम आप एग्जैक्टली 22 साल के जब हो जाएंगे तब देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि सब कुछ समझ में आया होगा, और फिर आप लोग की क्लासेस जो है वो कल से चालू होंगी। और आज एक चीज ध्यान रखिएगा बेटा, जो लोग समर्थन परीक्षा में भाग नहीं भी ले पाए थे, बहुत सारे लोगों का फोन मैसेज आ रहा था, तो अगर वो आज अगर इस सेमिनार में उपस्थित हैं, या आपके कोई जुड़े हुए लोग भी अगर एडमिशन लेना चाहें, और कल तक मतलब आज और कल का समय है 2 दिन में, तो आप 20% का आपको डिस्काउंट जो है उसमें मिल जाएगा, अवेल कर सकते हैं। ठीक सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, इतना खूबसूरत सेशन अभी हम लोगों ने यहाँ पर, है ना, अच्छा लगा ना? तो एक बार क्लैप करके बताइए कितना अच्छा लगा। सर, मैं आपसे परमिशन चाहता हूं। एक्चुअली समर्थन छात्रवृत्ति जो 1 जून को एक परीक्षा आयोजित किए गए थे, जिसके रिजल्ट 4 तारीख को हमें प्राप्त हुए थे, और उनके कुछ टॉप 50 जो हमने प्राप्त किए हैं, उन्हें आज इस मंच से हम सम्मान करने वाले हैं। तो अगर आप हमें आदेश दें तो हम बाकी के आगे की गतिविधियां जो है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो तिवारी सर को बुला लेते हैं। जी, मैं आई रिक्वेस्ट जो उठ रहे हैं उनसे निवेदन है, आखिरी 10 मिनट और हमारे पास। अच्छा, ये बताओ बेटा, बाकी सब चीज हम शुरू करें या जो भी चीजें, जो मैंने बातें बताई वो समझ में आई कि नहीं आई, और वो कैसी लगी? बेटा, क्या होता है कि ज्ञान देना आसान है और उसका पालन करना बहुत मुश्किल है। किसी दिन मौका मिलेगा तो मैं आपको कहानी बताऊंगा मेरी खुद की, तो आपको मैंने ये जो भी चीजें बताई वो केवल मैंने ज्ञान नहीं दिया है, वो मेरे अनुभवों पर आधारित है, जिसको मैंने अपने जीवन में पहले उतारा और सफलता को देखा। मैं वही चाहता हूं कि आप भी वही करें। हमने कोचिंग पढ़ाना इसलिए नहीं शुरू किया कि हमारे पास कोई नौकरी नहीं थी, तो हम क्या करते? ठीक है, ये एक पैशन है जिसकी वजह से हम लोग जुड़े और सारी चीजों को कर रहे हैं। तो इसलिए जो भी बातें मैंने बताया, उस बात को अगर आप मान करके और आज से यहां से उसको अपने लाइफ में लाओगे तो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। तिवारी सर आ गए हैं, छात्रवृत्ति का आवंटन करेंगे। जी जी, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए हमारे आदरणीय गुरुजनों के लिए। हाँ सर। और सर, चूंकि अब आप दोनों ही यहाँ पर उपस्थित हैं और हमारे साथ वो तमाम विनर्स हम कहेंगे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, और एंड ऑफ द डे देव गॉट देयर रिजल्ट दैट एनोनिमसली, बट स्टिल वी हैव मच बेटर ऑडियंस आउट हियर। एक बार जोरदार तालियां अपने लिए, एंड लेट्स बिगिन समर्थन छात्रवृत्ति वितरण सम्मान समारोह 2025। टॉप 50 में से सर चुनिंदा 38 जो है यहाँ पर अवेलेबल हैं, और वही नाम और प्रशस्ति पत्र और मेमेंटोस जो है वो आपको हम एक एक करके बताते जाएंगे। सो विल स्टार्ट फ्रॉम राइट। सर्टिफिकेट के साथ जिन्हें मेमेंटो भी हम यहाँ पर सम्मानित करते हुए देने वाले हैं, हमारे गुरुदेव के हाथों से दिलवाने वाले हैं। टॉप 5 की बारी आ रही है, प्लीज एनर्जी के साथ क्लैप कीजिएगा, बिकॉज दे आर रियली must be recognized by everybody out here. So please welcome महेंद्र चंद्राकर। रैंक है इनकी 5th, और महेंद्र अपने स्थान से उठ खड़े हुए हैं और आ रहे हैं यहाँ पर। जोरदार तालियां होनी चाहिए। महेंद्र चंद्राकर, सन ऑफ मिस्टर छोटेलाल चंद्राकर, आपने 5th रैंक प्राप्त की है। जोरदार तालियां इनके लिए। May I request Honorable Dikshit sir and most respectful to all of us, तिवारी सर, आप दोनों ही सर्टिफिकेट एंड मोमेंटो देकर इन्हें ऑनर करेंगे। Congratulations to you. And the next name achieved 4th rank, that is none other than Vipin Kumar, the son of Jagesh Ram. Big hand for him, Vipin Kumar. तालियां हो जाएं, वो हो या ना हो यहाँ पर, लेकिन तालियां जरूर बजनी चाहिए। टॉप 5 की बारी है। टॉप 4 तक हम पहुंच चुके हैं। टॉप 3rd जो जिन्होंने 3rd रैंक हासिल की है, मिस रागिनी लहरे, डॉटर ऑफ मिस्टर मनीराम लहरे, यहां पर हैं, आ रही है। 3रा स्थान अर्जित किया है। तालियों में थोड़ी गुंजाइश है तो बढ़ाकर बजाएं आप। और अब बारी आती है 2रा रैंक जिन्होंने प्राप्त किया है। यह भी एक, यस सर जी,
मैं बताना चाहूंगा कि इन्हें जो यहाँ मंच पर सम्मान मिला वो तो मिलेगा ही, और तबीयत ठीक ना हो पाने की वजह से वो आज यहाँ पर हमारे बीच उपस्थित नहीं हुए। एक बार जोरदार तालियां। आई थी और वापस गई है सर, वो वापस आ गई है। हाँ चलिए जोरदार तालियां। मिस गायत्री साहू, डॉटर ऑफ मिस्टर साहेब राम साहू, and achieved and saved the second rank of our very most important event, that is समर्थन छात्रवृत्ति वितरण सम्मान समारोह 2025, जिसमें आप शामिल हैं। प्लीज तालियां थोड़ी बेहतर कीजिए 1 मिनट के लिए। और मतलब हमें लगा कि तबीयत खराब है तो ये खुश रही। मैं ये सोच रहा था कि ठीक है तबीयत खराब है तो घर तक शायद हमें भेजने की जहमत उठानी पड़ी थी, लेकिन मानना पड़ेगा जोश और जज्बा इसे कहते हैं। तालियां हो जाए आप अपने लिए भी और इनके लिए भी। बताया तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट विनर आई शुड से। इनफैक्ट सर अगर छोटा मुंह बड़ी बात हो जाए, यहां पर जितने बैठे सब विनर हैं हमारे इस समर्थन सफलता का प्रयास छात्रवृत्ति परीक्षा में। सब ने पार्टिसिपेट किया, जितने लोगों ने भी हमारे अनुसार वो सारे ही विजेता हैं। लेकिन जो परीक्षा है जिसमें आपका यहां पर मंच पर सम्मान किया जाए, उनमें जो एक नाम है जो हम सबके सामने अब मैं अनाउंस करने वाला हूं, जिसे सम्मानित हमारे तिवारी सर और दीक्षित सर करने वाले हैं, और आपकी तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल गूंज जाएगा। वो एक नाम है none other than आकाश यादव, सन ऑफ श्री त्रिलोचन यादव। जोरदार तालियां इनके लिए। आकाश यहां पर उपस्थित हैं, मुझे यकीन है। और ये बैनर भी, ये पोस्टर भी हमने बनाया हुआ। एक बार तालियां शानदार बजाएं आप। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आकाश आपको। आप विनर हैं हमारे इस समर्थन छात्रवृत्ति सम्मान समारोह 2025 के लिए आयोजित, जो 1 जून को हुई और 4 को हमने रिजल्ट प्राप्त किया, और आपने लगभग तमाम सबके साथ इसे बेटा मैं आकाश से मिलवाऊं आप लोगों को। ये समर्थन स्कॉलरशिप के टॉपर तो हैं ही, और खुद की तैयारी से ये इनका प्रीलिम्स ऑलरेडी निकल चुका है और ये मेंस अभी अपीयर होने जा रहे हैं। इन्होंने मुझसे कहा था कि सर मैं प्री तो निकाल लिया हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों से मेंस पढ़ूं। तो क्योंकि ये हमारा जो छात्रवृत्ति था ये तो केवल प्रारंभिक परीक्षा के लिए था, लेकिन आकाश को हम मेंस में छात्रवृत्ति दे रहे हैं 100% फ्री। तालियां थोड़ी बेहतर करके बजाएं आप। इसकी बहुत इच्छा थी कि मेंस पढ़े, तो आज पूरा हो गया। सर इनका भी अनुभव ले लें। हाँ वो बेचारा कहाँ पर है बोल। सर आप कुछ आशीर्वाद देना चाहेंगे अगर प्लीज। आज से सूफीवाद पे क्लास है, भक्ति आंदोलन सूफी आंदोलन से पढ़ने आएगा 4 बजे से, यही आशीर्वाद है। हाँ मेंस के बाद आएगा पढ़ने, तो मेंस के लिए सब कुछ शुभकामनाएं। बढ़िया पढ़ो, रिजल्ट लाओ, है ना। ओके, ऑल द बेस्ट। बोलना है बोल। सर इसे जो बोलना था वो बता दिया है बोल के, सर सबके सामने बता रहे हैं। आज सबसे बड़ा अवार्ड, सबसे ज्यादा तालियां दोस्तों, तालियां एक बार। और विद ड्यू रिस्पेक्ट आप सभी ने इस आयोजन में हिस्सा लेकर आज के इस कार्यक्रम को बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट में तब्दील किया आज। और जैसा कि सर ने वादा किया है, सर समोसा ही है ना, आ चुका है। देखिए बोला सर ने समोसा ही था, लेकिन मिक्सचर और मीठा भी साथ में। तो देखिए आज के इस कार्यक्रम में आपने आकर इसे पूरे सफलतम के शीर्ष पर पहुंचा। एक बार तालियां बजाकर आज इसका समापन करते हैं, क्योंकि ये समापन नहीं, ये शुरुआत है। और जैसा कि हमारे गुरुदेव कहते हैं, बहुत शानदार कार्यक्रम रहा और क्या बात है इस कार्यक्रम की। और मेरे आदरणीय कहते हैं कि वैसे भी बात उन्हीं की होती जिनमें कोई बात होती है। जोरदार तालियां। ये है आज का शानदार आयोजन, समर्थन सफलता का प्रयास छात्रवृत्ति योजना। और मैं निवेदन करता हूं वॉलंटियर से कि सारे जो हमारे साथी यहां पर बैठे हुए उन तक स्नैक्स और सारी चीजें पहुंचाई जाए। एंड फ्यू लास्ट वर्ड्स एज ब्लेसिंग्स और समथिंग लाइक थैंक्सगिविंग अवार्ड। अब बेटा इधर ध्यान दीजिए। एक कोशिश थी
क्या होता है कि हम रास्ते पर निकल तो जाते हैं लेकिन रास्ते की कठिनाइयों का हमें पता नहीं होता। इस वजह से मंजिल पर पहुंचने तक बहुत समय भी लग जाता है कई बार। इसलिए हमने एक प्रयास किया कि इस बार क्लास को शुरू करने के पहले ही क्या क्या तैयारी के आयाम हो सकते हैं, किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, किन चीज़ों से बचना चाहिए, उस पर हम लोग आप लोगों का मार्गदर्शन कर सकें। इसलिए ये कार्यशाला, इंडक्शन प्रोग्राम, करियर गाइडेंस, आप जो भी बोलें, ये हमने आयोजित किया था और उम्मीद करते हैं कि ये आपके जीवन में बहुत निर्णायक मोड़ साबित हो किसी भी डिसीजन को लेने और तैयारी करने में। कल से आपकी कक्षाएं विधिवत शुरू हो जाएंगी और जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारे छात्र ऐसे थे जिनको किसी ना किसी कारण से वो एग्ज़ाम नहीं अपेयर हो पाए, तो आज और कल का समय है, आपसे जुड़े हुए जितने भी लोग हों एटलीस्ट आप उनको बता दें ताकि वो इस अवसर का लाभ ले पाएँ और आज और कल में भी उनको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जो भी आना चाहता है, आपसे जुड़ा हुआ व्यक्ति है, अगर हमारे एक किसी को सलाह देने से उसकी लाइफ बदलती है या उसकी चीज़ें आसान हो जाती हैं तो वो करनी चाहिए। और कल से क्लासेस एकदम आप लोगों की कंटिन्यूटी से स्टार्ट हो जाएंगी। 7 से 11 आप लोगों की क्लासेस रहा करेंगे भी शुरुआत में। 3 क्लासेस चलेंगी, ठीक है। पहला सी सेट का क्लास होगा मैथ्स का, दूसरा मैं लूँगा, तीसरा जो है आपका लैंग्वेज का क्लास रहेगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। Thank you so much, sir. Thank you, Dikshit sir. Thank you, Tiwari sir. Keep clapping, ladies and gentlemen, guys and girls. Thanks a lot. However, it's really nice time we had together. Thank you so much, everybody, for joining us. जाना नहीं है, अभी आ रहा है, लेकर जाना है, ठीक है। So, हास्य विनोद का पुट, जैसा हमने कहा था, सबके जीवन में मायने रखता है। और ऑलराइट, चलिए तो देखिए, जो सामने बैठे हुए हैं वो पहले आके बैठे थे, जो पीछे हैं वो लास्ट में आए, तो उनसे शुरुआत करते हैं, ठीक है। जो लास्ट की रो है वहां से आप लोग निकलना प्रारंभ करेंगे और एक एक करके रिसीव करते हुए जाएंगे स्नैक्स। थैंक यू एंड प्लीज मेंटेन द decorum, the discipline as you were being amazing, outstanding. Thank you so much. This is your host, RJ Anchor Manuraj. My name is Manuraj. See you soon in another event of Patel Tutors. Thank you so much. God bless all. And I wish you luck.